बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। छोटा सा ही चैप्टर है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके जो पुराने एमसीक्यूज आए हुए हैं वो भी इसके अंदर डिस्कस हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग इसकी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ कोशिश करेंगे कवर कर लें। ओके जी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करती है पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को, कि एक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। केमिकल का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये टेल करता है डायरेक्शन के बारे में, एक्सटेंट के बारे में। यानी केमिकल काइनेटिक्स बताती है, थर्मोडायनेमिक्स बताती है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है उसकी डायरेक्शन का और एक्सटेंट का। केमिकल काइनेटिक्स बताता है रिएक्शन की स्पीड के बारे में, रेट के बारे में, और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कैटलिस्ट है, सॉल्वेंट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है। देन मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ऑप्टिमम कंडीशंस जो है ना किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, हम कैसे अचीव कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तमाम चीजें केमिकल काइनेटिक्स में आ जाती हैं। तो रेट मीन्स स्पीड। आपके पास एक चीज है ए और वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो माइनस डी ओवर डी टी, आपने जो मैथ पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये रेट ऑफ चेंज के बारे में बताया जा रहा है। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज मीन कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि कितनी अमाउंट ए की टाइम के साथ साथ कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होते चले जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। तो इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसके यूनिट्स निकालूं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इसके यूनिट है। इसमें आप लोगों ने ये बात एक याद रखनी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? मेरे पास 10 सेकंड का कोई रिएक्शन है, और मैं कहता हूं स्पेसिफिकली 4 सेकंड्स के ऊपर उसका क्या रिएक्शन, उसका क्या प्रोडक्ट था। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए। एवरेज रेट कहते हैं कि जब 1 सेकंड से 10 सेकंड तक कितना रिएक्शन प्रोसीड हुआ है बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेट। याद रखें, एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है एवरेज रेट से एट द वेरी स्टार्ट। और फिर क्या होता है कि विद द चेंज ऑफ टाइम आपके पास ये कम होता चला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, एट बिगनिंग रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन एवरेज रेट। और डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल अगर अप्रोच कर रहा हो जीरो पे, ये वाला, तो आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट एक बराबर हो जाते हैं। टाइम बहुत छोटा हो ना, बहुत छोटा हो, मिसाल के तौर पे आपने 4 सेकंड के, यानी आपके पास 1 सेकंड का टाइम है टोटल रिएक्शन का, तो वहां पर आप देखेंगे टाइम इतना छोटा है कि इंस्टेंटेनियस रेट भी वही होगा, और जो हमारा एवरेज रेट है वो भी वही होगा। रेट लॉ के लिए आप लोग जानते हैं कि आपके पास ए और बी दो प्रोडक्ट हो, ए से बी बन रहा हो, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो ए की पावर एम और बी की पावर एन। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिक्चर में ना, मैंने इसको जब एक्सपैंड किया है तो उसके पिक्सल थोड़े फट रहे हैं। आप इसको जब खुद करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो मोलेकुलर मॉलिक्युलैरिटी आपके सामने आ गई है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रखें, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको मॉलिक्युलैरिटी कहा जाता है। ये देखिए, मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करना है। मैलिक एसिड एक सिस आइसोमर है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस आइसोमर है, तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन के लिए। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि किसी रिएक्शन का रेट निकालना हो तो उसमें स्लो स्टेप देखा जाता है, बिकॉज स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें तो आपके पास कंपोनेंट की पावर है ए और बी तक जो राइज करती है, और उस ऑर्डर को निकालने के लिए आप उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये एक्चुअली जनरल चीजें थी, सीधी सीधी, इसलिए मैं इनकी ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं रहा हूं। मैं बस, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है SN1 SN2 E1 E2, जिसने एक बार भी सही तरह पढ़ा है उसको ये चीजें कुछ ना कुछ समझ आ रही होंगी। ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी का फर्क क्या है? ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है, यानी और मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ये मॉलिकुलैरिटी है। केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, ये मॉलिकुलैरिटी थी। और उसका चेंज कितना आया ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी चेंज को देखा जाता है ऑर्डर में, और मॉलिक्यूल्स को देखा जाता है मॉलिकुलैरिटी में।
अच्छा जी, ये सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है और ये नंबर ऑफ मोल से निकाला जाता है। ऑर्डर निकाला जाता है सम ऑफ एक्सपोनेंट से, जबकि मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाती है सम से। अच्छा जी, ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है और मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। अच्छा जी, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मॉलिकुलरिटी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को काइनेटिक स्टडी से हम लोग नोट करते हैं। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन, लेकिन मॉलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते आधा मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल होगा या दो मॉलिक्यूल होंगे या तीन मॉलिक्यूल होंगे, इस तरह से रिएक्शन होता है। ये कभी जीरो हो सकती है, मॉलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं होती। और ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू है 3, मैक्सिमम ऑर्डर। अभी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर ऑर्डर 4 नहीं होता, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन। अब जो मॉडर्न साइंस है वो 4 फिफ्थ की तरफ चली गई है, लेकिन थर्ड तक इसलिए पहले थे क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल वे ही नहीं था 3 से ज्यादा को फाइंड करने का, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होता जाता है और वो आयनिक हो जाता है। अब आयनिक रिएक्शन जो है, मसलन आप NaCl और NaOH और HCl को मिलाएं, तो आप इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ये तो इतना फास्ट रिएक्शन है, इसका ऑर्डर निकलेगा ही नहीं। तो पहले जिनकी मॉलिकुलरिटी, सॉरी, जिनका ऑर्डर 3 से ज्यादा हो जाता था, उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता था। ऑर्डर में सबसे पहले आ जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं। इसमें आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इंटू बी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है एक्स ओवर टी। इसके यूनिट्स आ जाते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको यूनिट पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर इनका हाफ लाइफ निकालना हो आपने, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है T1/2 होल रेज़ टू पावर n, जितना ऑर्डर है उसकी 1/a टू पावर n-1। जीरो ऑर्डर के बाद आ जाते हैं जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखें कि आपके पास चेंज हो रहा है x और a-x। जब आप इसको निकालेंगे तो इसके यूनिट आते हैं पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के हैं पर सेकंड, जीरो ऑर्डर के थे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसके यहाँ पर सेकंड। इसके बाद आप लोग सेकंड ऑर्डर पे आएंगे। इसकी ये आपको पता है कि आप लोग इसमें ग्राफ बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है आपके पास, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है उसमें tan थीटा इसकी स्लोप है। स्लोप के जरिए भी आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हाफ लाइफ निकालनी हो तो उसका फार्मूला है 0.693 ये भी ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट पूछते हैं वो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है जी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आप जानते हैं कि हमारे पास स्केयर की वैल्यू ये सेम कंसंट्रेशन के साथ है, डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले नहीं हमने लिखी, तो इसके यूनिट्स वही रहते हैं। इसके आ जाएंगे डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, इसके यूनिट्स हैं, मैंने कन्वर्ट किए हुए, आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह थर्ड ऑर्डर की यूनिट है मोल स्केयर पर मोल डेसीमीटर 6 पर सेकंड। इसकी हाफ लाइफ भी नीचे लिखी हुई है। सिंपल वैल्यूज याद करनी है, कुछ भी नहीं है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, बार बार ट्राई करते जाते हैं और आप उसके मेथड को फाइंड कर लेते हैं, उसके ऑर्डर को फाइंड कर लेते हैं। फिर आ जाता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में याद रखें स्लोप को यूज किया जाता है, क्योंकि tan थीटा स्लोप के बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू के होती है। किसी भी रिएक्शन की स्लोप निकला है तो आप उसका के निकाल सकते हैं, आप उसका के निकला है तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके अलावा हाफ लाइफ मेथड के जरिए n इज इक्वल टू दिस फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी प्रूफ भी है फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल वहां से कर सकता है, लेकिन प्रूफ क्योंकि आने नहीं, इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है T2/T1। ए उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन है ए और बी की, ए उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट A2 की। वॉन्ट ऑफ मेथड है, डिफरेंशियल मेथड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इसको फाइंड करने के लिए। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन मेथड इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये मेथड्स के नाम है। इसके अंदर एक ना सूडो फर्स्ट ऑर्डर आता है, मैं जरा उसके बारे में भी आपको जरा थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, आपके पास ऑर्डर में आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। फर्ज कर लें ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो ऑर्डर निकलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इसके अंदर आ चुका है, अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर 2 है, यानी 1 प्लस 1, ए फैक्टर और बी फैक्टर, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन के अंदर।
इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होगी ऑर्डर के अंदर और इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, क्योंकि ऑर्डर एक्चुअली कंसंट्रेशन का चेंज बता रहा होता है ना हमें, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। अब फर्ज करें कि ए मेरे पास है 1 मिलीग्राम और बी भी मेरे पास है 1 मिलीग्राम, तो दोनों चेंज होंगे। लेकिन अगर ए की वैल्यू है, फर्ज कर लेते हैं 1 मिलीग्राम, और बी की वैल्यू को मैं कर देता हूं सपोज 100 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा 1000 मिलीग्राम्स आ गया। अब मुझे बताएं कि 1 मिलीग्राम आपके पास मौजूद है और ये वैल्यू है 100 ग्राम, तो अगर इसका 1 मिलीग्राम माइनस भी कर दें तो क्या इस 100 ग्राम में कोई फर्क पड़ेगा? तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक चीज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है वो सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, लेकिन एक की अमाउंट बढ़ाने से वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में चले जाते हैं। एक अमाउंट रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। इसकी मिसाल कहाँ पे आती है, मैं इसकी मिसाल भी लिख देता हूं। इसकी मिसाल बड़ी कॉमन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस के अंदर। अगर मेरे पास एस्टर है, जैसे सपोज ये है CH3COO, C2H5, और मैं इसको मिला रहा हूं वाटर के साथ। अब अगर वाटर को मैं एक्सेस में कर दूं, ये था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे एसिटिक एसिड बनाने में और इथाइल अल्कोहल बनाने में, लेकिन क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर में चले गए हैं, हमने वाटर को एक्सेस कर दिया। अब वाटर इतना ज्यादा है कि उसके एक दो कतरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऑर्डर चला जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में जा सकते हैं, याद रखिएगा, अगर हम उसके अंदर एक चीज की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो इसके अंदर फिर हमारे पास जो स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन आ जाता है, उसमें हमारे पास फ्लो मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है, फ्लैश फोटोलाइसिस है एंड मोलेकुलर बीम मेथड है। ये चारों मेथड्स के नाम है, बस याद रख लीजिएगा, उधर भी नाम ही लिखे हुए थे। तो ये हमारे पास इनके मेथड्स है फास्ट रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आप जानते हैं कि आप किसी चीज को अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं जहां पर उसकी कोलाइजन्स होती हैं। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली है क्या, मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव कर रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, फर्ज कर लेते हैं ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ये क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर में मूव कर रहे हैं, ये इसके साथ टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए तो ये कोलाइजन्स बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती, और एक टाइम आएगा कि जब ये दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का और क्लोरीन का आपस में इतनी जोर से टकराएंगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी टूट जाएंगे और क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये बॉन्ड यहां से, इसका जो बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा जी, क्लीव कर जाएगा, टूट जाएगा। अब ये आपस में यहां पर बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, HCl HCl। तो ये बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड तोड़ने की, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू form an effective collagen. What is this effective collagen? Actually, effective collagen is that collagen which can break the bond between the molecules that can then directly available for the reaction. Going from the transition state. Now, this is actually the transition state which is also known as active complex. In any case of reaction, for example, this is the reaction and reactants are on this point, so you must have to take these reactant on this point. This is called EA, means activation energy point, जहां पर आप लेकर जाएंगे तो इसके बाद मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होंगे। अगर ये एनर्जी अचीव नहीं होती तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट ये जो एनर्जी ज्यादा है उसको कम कर देता है, बस ये काम है कैटलिस्ट का। वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन की रेट ज्यादा हो जाता है। खैर, तो यहां पर चलते हैं जी। ये आप देख रहे हैं एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। ये हमने एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से लिख दिया, ये भी आपके सामने ना।
ये रिलेशन याद रखिएगा। उसके बाद अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं ना इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ, पहली चीज है नेचर। आयनिक रिएक्शन की नेचर है कि वो फास्ट है, और कोवेलेंट की रिएक्शंस की नेचर है कि वो स्लो है। तो आयनिक रिएक्शन आर फास्ट इन नेचर, कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो इन नेचर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, ये एफएससी में भी है लेकिन ये जरा लोगों को थोड़ा सा तंग करता है, इसलिए मैं इसको दोबारा करवा रहा हूं। ये देखिएगा, आपके पास रिएक्शन है, यहां पर देखें, जो आपका ये रिएक्शन गिवन है 2NO प्लस 2H2 एरो 2H2O प्लस N2, 2NO प्लस 2H2 एरो NO2 प्लस सॉरी N2। N2 प्लस 2H2O। ये जी मेरे पास एक रिएक्शन आ गया हमारे सामने। अब बात जरा तवज्जो से सीखने वाली है। इसका अगर मैं रेट देखूं तो मुझे तो लग रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का स्केयर एंड H2 का स्केयर। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, लेकिन ऑर्डर तो 4 होता ही नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन डिफरेंट स्टेप से होके आ रहा है। अब मुझे देखना ये है क्या हाइड्रोजन का स्केयर काम कर रहा है और NO का भी स्केयर काम कर रहा है, यानी इसकी भी वैल्यू स्केयर के हिसाब से चेंज हो रही है और इसकी वैल्यू भी स्केयर के हिसाब से चेंज हो रही है। इस फैक्टर के लिए क्या किया जाता है ये देखें। अब जरा इसको जेन में रखते हुए ये टेबल देखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमने 3 बारी वैल्यू फिक्स रखी, हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को चेंज नहीं कर रहे, जबकि हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं हाइड्रोजन की 0.001 से 0.002 और 0.003। नाइट्रोजन ऑक्साइड फिक्स है, हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अच्छा, जब उसका नाइट्रोजन की वैल्यू थी 0.06 और हाइड्रोजन की वैल्यू थी 0.01, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.025। ठीक है, जब हमने 0.01 से 0.0 हमने डबल कर दिया ना, इक्वेशन क्या कह रही है, अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे ना जो फोर्थ ऑर्डर के लिए आ रही थी यहां, तो इक्वेशन ये कह रही है कि अगर हाइड्रोजन की वैल्यू को 1 से 2 कर दिया जाए तो 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो वैल्यू कितने गुना चेंज होनी चाहिए 4 गुना चेंज होनी चाहिए। आई रिपीट, in the following equation we can see that if hydrogen is changing according to the square in the order of reaction, then by taking square of 2 आप 0.01 से 0.002 पे आ रहे हैं, अब डबल कर रहे हैं ना, 2 गुना कर रहे हैं, तो 2 का स्केयर 4 होता है, हमारे पास रिएक्शन का रेट 4 गुना आना चाहिए। लेकिन यहां पे जरा देखते हैं, यहां पे जो इसकी वैल्यू आ रही है डबल करने से, वो तो आ रही है 0.050। ये इसका 4 गुना तो नहीं है, ये तो इसका डबल है। इसका मतलब हाइड्रोजन सिंगल है, अगर डबल कर देंगे तो उसका रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर देंगे तो रेट ट्रिपल हो जाएगा। ये देखें इन तीनों वैल्यूज में, इसका मतलब हाइड्रोजन स्केयर के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, हाइड्रोजन अपने स्केयर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। और ये देख लें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि अगर हाइड्रोजन के हवाले से चेंज करेंगे तो ये इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 नहीं होगी। इधर देखें, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड का रेट देखा जाए इधर, अब मैंने हाइड्रोजन को फिक्स किया है 0.09 0.009 0.009 और NO की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो 1 ये 2 है तो स्केयर, तो 0.0063 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने स्केयर और क्यूब के हवाले से चेंज होते हैं। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट निकालना है तो फिर मेरे पास रेट आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड स्केयर के हिसाब से चेंज होगा, वाइल हाइड्रोजन जो है वो पावर 1 के हिसाब से चेंज होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा 2 + 1 = 3। इसका मतलब 2 के 2 मोल्स हाइड्रोजन के एक ही बारी पे इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है
देयर इज सम अदर रिएक्शन और स्टेप वाइज रिएक्शन। तो वो स्टेप वाइज रिएक्शन क्या है? वो स्टेप वाइज रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स 2NO प्लस हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट होंगे N2 एंड H2O2। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में H2O2 बनने वाला दोबारा हाइड्रोजन से मिलेगा और 2H2O बना लेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके 2 स्टेप हैं, एक है स्लो और दूसरा है फास्ट। एंड ऑल ऑफ यू गाइस आर फैमिलियर दैट स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो जिससे रेट आएगा उससे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल आएगा। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी कहानी थी, आप लोग इसको मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मैंने यहाँ लिख भी दिया साथ। फिर ये देखें, ये मैंने इसका यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दी है स्लो एंड फास्ट के लिहाज से। सरफेस एरिया याद रखें, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होता है। एल्युमिनियम को फॉइल की सूरत में यूज करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाने के लिए, तो आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं तो कोल्ड कंडीशन में भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एल्युमिनियम का रिएक्शन है जो कि उसके साथ हो जाता है। रिएक्शन लिख दिया। इसके अलावा लाइट का बड़ा इफेक्ट है। लाइट आपको पता है कि फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है। तो आपके पास अगर मिसाल के तौर पे मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिला रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं उसको मिला रहा हूँ डे लाइट में तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन होगा। और अगर सनलाइट की मौजूदगी में मिलाना शुरू कर दिया तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो ये 3 चीजें इसमें याद है, डे डार्क, डे लाइट एंड सनलाइट। तो इसके रिएक्शन यानी फोटोन्स होते हैं, आपको पता है, वो उसके अंदर एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं और इजीली रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। ले जी, इसके बाद आ जाते हैं यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ये आर्हीनियस इक्वेशन है एक्चुअली। याद रखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, ये वैल्यू है आर्हीनियस इक्वेशन की। जब आप इसकी वैल्यू लॉग से निकालते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है जो नीचे की तरफ आ रही है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये आपने याद रखना है हमेशा। तो 1/t को प्लॉट करते हैं, ये देखेंगे 1/t एक्स एक्सिस पे आ रहा है आपका। जो मैथ्स पढ़े हैं वो तो बड़ा बेहतरीन समझ रहे होंगे इसको कि ये आपके पास एक्स है और ये आपका फैक्टर एम है जिसको स्लोप कहा जाता है। तो अगर आपको स्लोप की वैल्यू पता चल जाए, एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस ई और 3.3। तो स्लोप किसके बराबर है? स्लोप कहते हैं एम के बराबर। स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2.303 ई ए ओवर आर। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है? मैं स्लोप को मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी स्लोप आ रही है मेरे पास की, ये स्लोप का कॉन्सेप्ट जो मैथ पढ़े हुए हैं वो याद रखिएगा कि आपके पास एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट थीटा ड्रॉ करेंगे तो मैथमेटिक्स में हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। ये मैथ की एक स्लोप वैल्यू होती है। जी, कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है आप में जिसने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो? जी मलिक साहब। यस सर, मैथ ही है आप, सर। हाँ, आपको पता होगा वो हम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ते थे और यस उसके सर अंदर वो सर, PC1 इसमें PC2। थीटा होता है, पॉइंट लिए जाते हैं y2 एग्जैक्टली, माइनस 1 y2 - 1, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। x2 1। x2 - x1, फिर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं ना हमारे पास, ये वाई एक्सिस के और ये एक्स एक्सिस के। फिर इन दोनों के दरमियान हम उसका चेंज देखते हैं और वो हमारे पास स्लोप आती है। और आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू यस किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है। तो जिसके लिए जी कांस्टेंट सर, रहेगी हम उसके लिए उसका रेट निकाल लेंगे, और सॉरी जी सर। एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे उसकी। और जो मैथ्स नहीं पढ़े हुए वो याद रखें, ये मैं छोटा सा डिजाइन कर देता हूँ कि ये स्लोप है ना, इसके टेम्परेचर यानी इस टेम्परेचर पे वैल्यू क्या थी, इस टेम्परेचर पे वैल्यू क्या थी, ये 4 होते हैं। तो इन चारों के दरमियान में जो उसकी वैल्यू आ रही है ना, एवरेज वैल्यू, उसको आप स्लोप कह देते हैं टेन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस यही होता है ना हमारे पास टेन थीटा। मैथ इतना तो आप यस लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास स्लोप के बराबर आ जाता है। स्लोप हमारे पास एम के बराबर है और एम की वैल्यू इक्वेशन में माइनस ई ओवर 2.303 आर है। यहां से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं। मलिक साहब, आप किससे पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स? सर, मैं इधर जमींदार कॉलेज, गवर्नमेंट जमींदार कॉलेज गुजरात से सर। गुजरात में? अच्छा, लाहौर से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो सर चार।
मेरी सर एमएससी सर पंजाब यूनिवर्सिटी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी माशा। स्पेशल है तो फारूकी साहब से ये पढ़ा हुआ है फारूकी थोड़ा। साहब से पढ़े, मेरे भी टीचर हैं फारूकी साहब, बिल्कुल सही, फिजिकल के। जी सर, हाँ, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो कोई शक नहीं इसमें जी, बिल्कुल कोई शक नहीं भाईजान, बहुत जबरदस्त काम करवाते हैं वो। और वो जो पीछे उनका था ना, वो जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करवाया था, वो मैंने उन्हीं से पढ़ा जी हुआ सर। है। बहुत कमाल का पढ़ाते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं वो। अच्छा, ये जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड जरा नहीं होता तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन चलें, इसके दो चार एमसीक्यूज पांच ही आने हैं। ये तो चले, हम ओवरऑल एक तैयारी कर रहे होते हैं ना डिटेल में, कि हमारी सारी चीजें कुछ ना कुछ हद तक क्लियर हो जाए। नहीं जी, मेरे साहब बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। जी थैंक यू सर। बस भाई। सर एक क्वेश्चन। जी 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 जी। सर ये ऑर्डर जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है? ऑर्डर कहते हैं नेगेटिव में जाता है, लेकिन उसके ना एविडेंसेस बहुत कम है। ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन और जीरो भी होती है। नेगेटिव ऑर्डर तब होता है जब रिएक्शन प्रोसीड ही ना कर रहा हो। और वो पता है कौन से? ये जो रिवर्स फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस है ना, ट्रोफोस जी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाके जो हो रहे हैं, मेरे ख्याल से उनका ऑर्डर नेगेटिव होता है। ये मैंने एक जगह पढ़ा था, पर मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। मैं ऐसे ही आपके साथ झूठ बोलूं? मैं ना सर। इसको एक बार सर्च करके बताऊंगा कि ये कौन से रिएक्शंस होते हैं। ये आपने अच्छा किया है, मुझे याद करवाया है। जी सर। कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जिसमें कंसंट्रेशन जो है ना आपके रिएक्टेंट की, वो बढ़ रही होती है और प्रोडक्ट की कम हो रही होती है। जी सर। हाँ, रिवर्स रिएक्शन हो रहा रिवर्स में चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ठीक है, है। जी सर। याद आया मुझे। चले। अच्छा जी, ये फैक्टर इफेक्टिंग है, ये देखिएगा जरा। ये ग्राफ एक शो किया हुआ है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, यानी टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से फ्रैक्शनल प्रोसेस है ये, यानी फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो इस रीजन में आ रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अगर मेरा T1 है जो टेम्परेचर कम है, तो ये एक खास बैरियर को क्रॉस करेंगे और ये रेड कलर वाले मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स अंडर द ग्राफ आएंगे जिनकी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्शन को करने के लिए। मैंने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरे पास स्लोप फ्लैट होना शुरू हो जाती है। याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन जो स्लोप है ना वो फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये एवरेज है ना मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती है। यानी उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज बढ़ जाएगी जो इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी हाई टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं एज कंपेयर टू लो कंसंट्रेशन और रिएक्शन टेम्परेचर। तो जी इसमें एक ये हमारी चीज आ गई। इसके बाद जी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोग जानते हैं जी, बायो वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं आप कि कैटलिस्ट क्या चीज़ है। दो डिफरेंट टेम्परेचर, ये एक इक्वेशन देख लें। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपने एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो उसका फार्मूला ये होता है आपके सामने जो गिवन है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। ट्रांजिशन स्टेट मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। और ये आपके पास उसकी इक्वेशन है। इक्वेशन के दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आपके पास आर टी ओवर एन एच, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से, क्योंकि ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, तो चीज चेंज कौन सी होगी? फिर देखें, के डिपेंड करेगा डेल्टा जी पे। अगर आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये पूरा फैक्टर जो है नेगेटिव, डेल्टा जी लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपके पास जब ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तब रिएक्शन पॉसिबल होता है। जितना ज्यादा आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितना डेल्टा जी ज्यादा होगा, और उतनी कम होगी जितना डेल्टा जी कम होगा। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो फिर जो रिएक्शन का रेट है वो गिब्स फ्री एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ये बात याद रखिएगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव होगी, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए भी बताया जाता है। अच्छा जी, कैटालिसिस है। कैटलिस्ट आपके सामने मौजूद है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लैटिनम की मौजूदगी में HCl को डिकम्पोज किया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में। अच्छा, ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक का कॉन्सेप्ट जरा सीख लें, ये भी कुछ प्रॉब्लम आती है।
Cu2Cl2, यहां पे एक कॉपर की स्टेट है +1 और एक क्लोरीन की स्टेट है -1। इसे कहा जाता है क्यूप्रस, OUS। OUS हमेशा लो स्टेट को शो करेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, और IC हमेशा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। यानी क्यूप्रस Cu2Cl2, क्यूप्रिक CuCl2। तो क्यूप्रिक क्लोराइड में जब आप मिलाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं फेरस, FeRrOUS, Fe+2, फेरिक Fe+3, प्लम्बस, प्लम्बिक, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये याद रखिएगा जरा। अच्छा जी, कैटलिस्ट क्या करता है? ऑल्टर करता है रिएक्शन के रेट को, केमिकल रिएक्शन के जो रेट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको चेंज कर देता है। केमिकली जो आपके पास रिएक्शन का रेट है वो केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, फिजिकली कैटलिस्ट चेंज हो सकता है, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है फिजिकल कंडीशन में। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कैटलिस्ट जो है, क्योंकि वो आपके पास रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में होंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, तो देख लें इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो तीनों गैसेज हैं। लिक्विड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को आप मिला रहे हैं एज अ कैटलिस्ट विद वाटर एंड इथाइल एसीटेट, फॉर्मिंग एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, तो ये भी आपके पास क्या है जी? ये होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेटेरो क्या है? अमोनिया को ऑक्सीजन से मिला रहे हैं प्लैटिनम की मौजूदगी में, या आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो निकल की मौजूदगी में। निकल सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है और ऑयल लिक्विड है, या ये भी गैस है, तो जिसमें फेज डिफरेंट होते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट पॉइजनड हो जाता है, यानी अगर कैटलिस्ट के अंदर से, ये इस बार का एमसीक्यूज भी था कि V2O5 को पॉइजनड किया जाता है, पॉइजनड हो जाता है आर्सेनिक की मौजूदगी में, इसीलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन का सेल है ना, उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ताकि इसको रिमूव किया जा सके, जिसे आर्सेनिक प्योरीफायर का नाम दिया जाता है। एक इसमें ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है? याद रखें, कैटलिस्ट जो है वो किसी चीज को डिकम्पोज करता है। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, वो KClO3 को KCl और O2 में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो ये आपके पास है ना, ये MnO2, ये जब आप ऐड करते हैं तो आप ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ऐड करते हैं, दानेदार फॉर्म में ऐड करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन एंड हो जाता है तो आपको ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। याद रखें, कैटलिस्ट रिएक्शन के साथ हमेशा रिएक्ट जरूर करता है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो अपनी केमिकल स्टेट में वापस आ जाता है, फिजिकल स्टेट में नहीं है। 1 मिलीग्राम, देखिए कई बार आपको बड़े छोटी अमाउंट का कैटलिस्ट चाहिए होता है, यानी 1 मिलीग्राम अगर आपके पास प्लैटिनम हो ना, तो वो 2.5 डेसीमीटर, 2.5 लीटर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और 1.25, 1.25 लीटर ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा, थोड़ा सा भी आपके पास हो। अच्छा, कैटलिस्ट जितना ज्यादा फाइन पाउडर में होगा उतना अच्छा रिएक्ट करेगा। इसमें आपने रेनी निकल का कॉन्सेप्ट सुना होगा, सेकंड ईयर के अंदर आप लोग पढ़ते हैं रेनी निकल के बारे में। तो जो रेनी निकल है, आप लोगों ने देखा होगा कि रेनी निकल जो है वो निकल एल्युमिनियम एलॉय होता है, तो ये एक लंप की फॉर्म में होता है, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं तो आपके पास रेनी निकल बनता है, जो कि ज्यादा रिएक्टिव है अल्कीन्स की प्रोडक्शन अल्कीन में करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं कोई इफेक्ट होता। याद रखें, कैटलिस्ट कभी उस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकते जो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होता है। थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल क्या है? मैं कहूँ जी, मैंने नमक और पानी को मिला दिया तो मेरे पास क्या बन गया? NaOH एंड HCl। तो भाई ये थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। शोरबा आप बनाते हैं तो आप तेजाब और एहसास तो नहीं बना रहे, एसिड बेस तो नहीं बना रहे उसके अंदर। हाँ, प्रॉब्लम क्या आती है जो इसके अंदर हमने याद रखना है, कुछ बार ऐसे होते हैं कोई रिएक्शंस में समटाइम्स में इनिशिएट, लेकिन ये ज्यादातर इनिशिएशन नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ मौजूदा एविडेंस कह रहे हैं कि कुछ रिएक्शन इसके जरिए स्टार्ट करवाए गए हैं। ले जी, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट किया जाता है। और एक्टिव करने के लिए क्या होता है? जैसे निकल को आपने एक्टिवेट करना है ना हाइड्रोजनेशन में, स्पैटियस सैंडर्स प्रोसेस में, तो आप उसमें कॉपर या टेलोरियम डाल दें तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, खैबर्स प्रोसेस में आप लोग आयरन यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, लेकिन इसको क्लॉक किया जाता है बिटवीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेगेटिव कैटलिस्ट डेफिनेटली जो इनहिबिटर्स होते हैं,
जैसे जो रिएक्शन को स्लो करते हैं। टेट्राइथाइल लेड TEL आपको पता होगा नॉकिंग एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो प्री इग्निशन से रोकता है। ऑटो कैटलिस्ट क्या है जी? ऑटो कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो अपने आप ही रिएक्शन को प्रोसीड करते जाते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करे उसे ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे मैंगनीज इस रिएक्शन में बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4, तो इसमें जो मैंगनीज है वो ऑटो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। एंजाइम कैटलिस्ट क्या चीजें हैं जी? एंजाइम कैटलिस्ट बड़ा सीधा सीधा बायो पढ़ने वाले बच्चों को आप समझ ज्यादा आएगी, हम लोगों को थोड़ी कम आएगी। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मेटल सेंटर होता है। होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम के बारे में आपने सुना होगा। उसके साथ को एंजाइम होता है जो कंप्लीट एंजाइम बनाता है। पहला लेबोरेटरी में एंजाइम था 1969 में प्रोड्यूस हुआ। यूरिएज एक एंजाइम है जो स्पेसिफिक यूरिया को में कन्वर्ट करता है, यूरिया को अमोनिया में। फिर इन्वर्टेज एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। जाइमेज फिर ग्लूकोज को इसमें इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, गर्मियों में भिंडियां पकी हो ना बड़ी जबरदस्त किस्म की, और वो भिंडियों के साथ हमें वो रोटियां मिल जाए, खुमीरी रोटियां हो, भिंडियां या करेले बने हो, तो वो आप खाते हैं और उसके बाद ऊपर से लस्सी पी लें ठंडी, साथ आम खा लें, तो ऐसी नींद आती है ना हमें। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जाइमेज ही एंजाइम है ना जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज से प्रोड्यूस कर रहा है, इथानॉल, और वो हमें जो सोफे पे लेट के फिर नींद आती है, तो वो एक्चुअली इसी की मरोने मिन्नत आ रही है। नहीं जी, इसके बाद चलते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। याद रखें एंजाइम कैटलिस्ट भी लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम दूसरे एंजाइम की जगह बहुत मुश्किल से काम करता है। माइनर सी एग्जांपल्स है जिसके ऊपर ऐसा हमने देखा है। ज्यादातर हर चीज का स्पेसिफिक एंजाइम होता है। यूरिया का यूरिएज है, इसके नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग पढ़ते हैं, एजेस लगा देते हैं एंड पे, यूरिएजेस, लाइपेजेस, माइलेज, लाइपेज, यूरिएज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज वगैरह वगैरह। तो एंजाइम में आ जाते हैं जी। इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है रेट को मैक्सिमम करने के लिए। टेम्परेचर चेंज होने से एंजाइम डी नेचर हो जाता है। पीएच चेंज करने से भी एंजाइम डी नेचर होता है। अच्छा जी, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को को एंजाइम के मिलाने से बढ़ाया जा सकता है। एंजाइम्स लॉक एंड की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रीफ समरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में। तो ये एक छोटा सा मिक्सचर ही है आपके एफएससी और बीएससी के जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, जो ज़्यादा इसमें था। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। आज मेरी बड़ी बड़ी टेंशन उतर गई। कल हो सकता है कि मैं आपको ना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना वो स्टार्ट करवा दूं, और फिर एंड पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है ना आपका चैप्टर 5 पार्ट 1 का, और क्वांटम पार्ट बीएससी का, इन दो चैप्टर्स को इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मर्ज करके ना, तो कल हम उसको वाइंड अप कर लें। थोड़ा सा टाइम अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा भी देना पड़ता है तो काइंडली जरा दे दिया करें, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो हमने कोशिश करनी है कि ईद से पहले पहले वाइंड अप हो जाए। इसके बाद हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री रह जाएगी, सरफेस केमिस्ट्री रह जाएगी, और वो दो के अलावा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रो हो जाएगी और क्वांटम हो जाएगी ना, तो हमारे सिर्फ 2 या 3 रह जाएंगे रिमेनिंग टॉपिक्स। तो वो भी इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों में करके ना तो इसको वाइंड अप कर देंगे। तो बाकी फिर देखते हैं कि जी मलिक साहब। सर ये जो कोलाइड्स हैं, हाँ जी, इनको हम सर नैनो केमिस्ट्री केमिस्ट्री में भी स्टडी कर सकते करते हैं हैं। जी सर, कोलाइड्स को बिल्कुल स्टडी करते हैं, बल्कि कोलाइड्स के ऊपर तो रिएक्शन करवाए जाते हैं, जो रिएक्शन बूस्टर्स है ना, नैनो कैटलिस्ट